हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर एक्चुअली बेसिकली कर्नाटका का है। आई थिंक ये एक डिपार्टमेंट केपीएससी के द्वारा शायद कंडक्ट किया गया है। ये मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर किया था पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर। और ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जो डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं प्रमोशन के लिए, तो उसका एक पेपर है। और ये पेपर बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड है। ये पॉलिटी का पेपर है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। ये पॉलिटी का पेपर है। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं और ये 50 क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट के मिलेंगे देखने को। फंडामेंटल राइट या इनिशियल जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस को। तो ये एग्ज़ाम भी शायद मेरे ख्याल से 8 तारीख को ही 8 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है फॉर द प्रमोशन और इंटरनल एग्ज़ाम आप कह सकते हैं। तो ये पेपर मुझे मिला है जिसके पॉलिटी के 50 क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड पेपर जो है आपको कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों में है। हम इंग्लिश वर्जन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इंक्लूड। स्टेट, यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन की बात कही गई है। तो स्टेट का मतलब होता है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रहेगा यहाँ पर, एंड द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर भी रहेगा, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ भी रहेंगी, एंड अदर अथॉरिटीज़ जो इंडियन टेरिटरी के अंदर हैं जो कि कंट्रोल्ड रहेंगी किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पर जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट क्या हैं, करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। टू हुम 6 राइट्स ऑफ फंडामेंटल what I'm saying, okay, 6 rights of freedom to provide under article 19। आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम राइट टू फ्रीडम्स की बातें हैं या पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। वो किस पर एप्लीकेबल हैं? ये एप्लीकेबल हैं टू ऑल द पर्सनस, ठीक है, सभी नागरिकों पर, आइदर ऑफ द सिटीजन और द एनआरआई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं एंड सेकंड को देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को कौन सी एज ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है? ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को अंडर आर्टिकल 21 के तहत एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइडेड? राइट टू इक्वालिटी आता है आपका आर्टिकल नंबर 14 to 18 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच सब्जेक्ट डील्स विद द आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटाना है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा यहाँ पर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल अंबेडकर के द्वारा कहा गया है किसको? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं यहाँ पर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल दैट नो पर्सन शेल एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself is dealt with the, this will deal with the article 23। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिलेटेड टू द पर्सनल लिबर्टी? पर्सनल लिबर्टी इज रिलेटेड विद द हिबस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। हु कैन इशू रिट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू करने का जो अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट के पास, ठीक है। इन दोनों के पास है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इन्फोर्सबल या कैन बी इन्फोर्स्ड, ठीक है, इसे इन्फोर्स किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. सो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज अ लीगल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज अबाउट राइट टू लाइफ. तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है आर्टिकल 21. ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स employment of children below the age of 14 years in a factory, mine and any employment of hazardous nature. So this is the article number 24. ठीक है 24. Under the Constitution of India, right to constitutional remedy comes under the following. किसके अंतर्गत आता है constitutional remedies? This comes under the fundamental राइट. ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर. गवर्नर को बेसिकली यहाँ पर ओथ कौन दिलाते हैं? वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट. ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. सो फंडामेंटल राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द special provision relating to the women and children. So this is the article 15(3). Option number 3 is the correct answer. To whom the speaker of legislative assembly submit his resignation letter. speaker of legislative assembly जो है वो अपना resignation letter किसको सबमिट करते हैं? ये करते हैं डिप्टी स्पीकर को. ठीक है 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. So freedom ensured under Article 19(1)(d) in the Indian Constitution is free to move throughout the territory of India. Option number 3 is the correct answer. Minimum age to be participate in the legislative assembly election. So that is the 25 year of age. Option number 4 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 21. Consider the following statement. Okay. The Speaker of Legislative Assembly shall vacate his office if he does not happen to be the member of Legislative Assembly. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. On the dissolution of Legislative Assembly, the Speaker shall immediately resign from his post. This is also correct. Both the statements are correct. So क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. 1 and 2 both are correct one. ठीक है चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. साथ में हमारे पैरेलली है 23 नंबर क्वेश्चन. सो 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है नो क्रिमिनल केस शेल बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग द टेन्योर. दिस इज द प्रिविलेज बेसिकली. करेक्ट आंसर करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर. ड्यूरिंग हिज टेन्योर द सैलरी एंड अलाउंसेज कैन नॉट बी और शैल नॉट बी डिक्रीज्ड. भाई डिटोरिएट नहीं कर सकते, उससे पहले आप चेंजेस कर सकते हैं बट ड्यूरिंग द पीरियड आप चेंज नहीं कर सकते. ये भी करेक्ट है. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन. ठीक है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं पहले. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिट कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट? अंडर द आर्टिकल 226. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. हु विल चूज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? वो चूज़ करने का काम है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो चूज़ करेंगे स्पीकर को. Who will appoint the chairman and member of UPSC? Basically, this is appointed by the President of India. ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 6 years and 65 years, जो भी पहले हो जाए. हु विल अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? तो इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं गवर्नर. चांसलर कौन होते हैं? हर स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर जो होंगे वो होते हैं वहाँ के गवर्नर. ठीक है ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड? सो रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड ओमिशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल इंडिया सर्विसेज? तो यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर नहीं कंसिडर किया जाता. ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. इन
whose name can a business of government of a state can be conducted in the name of the governor? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. Which of the following article of the Indian Constitution is related to the All India Services? This article is 312. Option number 2 is the correct answer. Next question, question number 33. So who decide the model code of conduct या code of conduct during the election? तो ये डिसाइड करने का काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. Who is not qualified as a governor of the state? तो जो सिटीज़न नहीं है भारत का वो बेसिकली यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं रहेगा. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रॉन्ग पेयर. ओके, तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है, ये आपका यूनियन लिस्ट में आता है. ठीक है, तो ये गलत है आपका. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, उसका फंक्शन नहीं है. ओके. मेकिंग नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा. ठीक है, ये काम किसका है? प्रेसिडेंट का है, ना कि इलेक्शन कमीशन का. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35. हु विल रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? ये रिकॉग्निशन का काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल कौन सा है जो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है? वो है आर्टिकल 263. ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 नंबर है. ओके, 39 नंबर क्वेश्चन. सो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजेस. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. किसके बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं? कौन सा वो आर्टिकल है जो कि प्रोवाइड करता है प्रोविजन रिलेटेड टू द डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक of a person employed in civil service under the union and state are dealt. So this is related with the article 311. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर. ठीक है, 311. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? काउंसिल के मेंबर्स की जो टेन्योर होता है वो है 6 ईयर्स का. ठीक है. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑफ बोथ एंड स्टेट एंड सेंटर? तो दिस आर्टिकल इज 315. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41. हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर अ रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ द लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर? सो द टाइम पीरियड इज 14 days. Which article of the Indian Constitution speaks about the power of governor to grant pardon? गवर्नर की पावर जो है, पार्डनिंग की पावर जो है वो किस आर्टिकल के तहत आती है? ये आती है आर्टिकल नंबर 61 के तहत. और आपके लिए काम है कि आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो किस आर्टिकल के तहत आती है. आप लोग कमेंट में उसका आंसर बता सकते हैं. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ. ड्यूटी ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका ड्यूटी क्या है? टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ द स्टेट. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा. ठीक है. विच लिस्ट कंटेन्स मैटर इन रिस्पेक्ट टू वॉट बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज? सो ये लिस्ट होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46. टू whom द चीफ मिनिस्टर सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर? चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को देंगे, जो भी कंसर्न स्टेट का गवर्नर होगा. हु एडमिनिस्टर द ओथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं उस स्टेट के गवर्नर दिलाते हैं. ठीक है, बट अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें. ओके, आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द. ओके, ये बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा डाउट था मुझे, बट आई थिंक यहाँ पर मैं 99% श्योर हूँ कि यहाँ पर आंसर होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द बिजनेस रिलेटेड विद द आर्टिकल नंबर 299. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे सू और बी सू बाय द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट may sue or be sue by the name of the state? So this is related with the article 300. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है, ये वाली यहाँ से लेके ये स्टेटमेंट, दिस इज रिलेटेड विद द आर्टिकल नंबर 300.
ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ, मैं कहूँगा इसे KPSC इंटरनल एग्ज़ाम का जो पेपर था ये मुझे मिला है एक। दिस इज़ पेपर ऑफ पॉलिटी, स्पेशली पॉलिटी का ही पेपर था। ठीक है, तो 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, जिसके आंसर्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और पेपर को डिस्कस करने का मेरा पर्पस सिर्फ यही होता है, रिवीजन हो जाती है आप सभी की। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।